नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श, जिसमें हम बात करते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जिसमें हमारी समझ का विकसित होना ज़रूरी है, जिसमें हमारे बहुत से जिज्ञासाओं का समाधान होना भी ज़रूरी है। और उन विषयों पर ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं जिन्होंने न केवल अपने विषयों पर अच्छा अभ्यास किया है, अध्ययन किया है, बल्कि बहुत से उसके आयामों को उन्होंने खोज के निकाला है और वो हमारे लिए सुलभ हो सकें, ये उनका प्रयास है। ऐसे ही डॉक्टर नीरज चौबे जी हमारे बीच में हैं, जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, यानी खगोल की दुनिया का अध्ययन करते हैं भारतीय चिंतन के साथ में। जब तो अब तक जो वैज्ञानिक चिंतन हुआ है उन सबका सम्मिश्रण करके आप विश्लेषण करते हैं और हम सबको सुलभ तरीके से पहुंचाते हैं। उपलब्धि हमारी ये है कि आप NIT सुल्तानपुर यानी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जो संस्थान है उसमें आप प्रोफेसर हैं, लखनऊ में निवास कर रहे हैं और साथ में बहुत से जो सोसाइटीज़ हैं नेशनल इंटरनेशनल उसमें आप लाइफ मेंबर हैं और बहुत से विषयों पर आपका अध्ययन है। आज हमने आमंत्रित किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियो जय घोष के स्टूडियो में। भाइयों बहनों और सभी विद्वानों और विदेशियों को मेरा प्रणाम है। देखिए, मैं विज्ञान के इस परिक्षेत्र में आपको एक महत्वपूर्ण दिन का याद दिलाना चाहता हूं, जो कि 28 फरवरी है। ये 28 फरवरी हमारे यहाँ नेशनल साइंस डे के रूप में घोषित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और क्यों? आखिरकार उस दिन ऐसा भी क्या हुआ था कि इसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कहा गया? भारत में विज्ञान के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रमन, जिन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो इसी दिन मिला था और इसीलिए इसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के नाम से जाना जाता है। 28 फरवरी 1930 जब CV रमन जी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और हमारे देश के लिए गर्व का विषय भी है। और भारत इस दिवस को विशेष दिवस के तौर पर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर इसलिए मनाता है क्योंकि भारत के अंदर विज्ञान की जो अवधारणा है, उसके प्रति जो अनुराग है, उसके प्रति जो समझ है, उसके लिए लोग एकजुट हों, चिंतन करें, मंथन करें और आगे अपने जो प्रयास हैं उनको बढ़ाएं। डॉक्टर साहब देखिए, सर CV रमन जिस समय विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक के रूप में माने गए, उनका जीवन स्वयं में एक संघर्ष की लौह गाथा था। इस महानतम विभूति, महानतम वैज्ञानिक सर CV रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तिरुचनापल्ली नामक स्थान पर हुआ और बड़ी कम आयु में यानी 1906 में ही उन्होंने अपना प्रथम शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया, जो कि पब्लिश एवं प्रशंसित रहा। CV रमन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के ज़माने में सबसे प्रसिद्ध सिविल परीक्षा यानी ICS के में प्रथम स्थान पर थे और उनकी प्रतिभा से परीक्षक काफ़ी प्रभावित हुए और उनको भारत में डिप्टी ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। परंतु उनकी आत्मा तो नए से नए अनुसंधान के लिए सर्वदा प्रेरित करती रहती थी, इसलिए वो सरकारी काम को बहुत दिनों तक नहीं कर पाए और उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दिया और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो फिज़िक्स के लेक्चरर बन गए। अब ये कहना नहीं चाहिए कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पैड पर हमारे तत्कालीन सबसे बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको यह सलाह दी थी कि रमन, तुम इस प्रकार की मूर्खता क्यों कर रहे हो? तुम ICS होकर के तुम तो एक टीचर बनने को तैयार हो गए। जिसे कि उन्होंने शांति के साथ में सहन किया। तत्पश्चात वो अपने इस कार्य में लगे रहे कि समुद्र के रंग से वो जो नीला प्रकाश निकलता है वो क्यों निकलता है, और इसको बहुत महत्वपूर्ण विषय था। उसको इन्होंने विभिन्न सॉलिड चीज़ों में
और अलग अलग तरह के लिक्विड्स में उन्होंने अध्ययन किया और उसमें देखा कि उसकी फ्रीक्वेंसी के किस अंतर के कारण ऐसा रंग उत्पन्न होता है। स्कैटरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रकाश के विवर्तन के बारे में बताया जाता है, और इस स्कैटरिंग पर उन्होंने इतना अध्ययन किया कि वो एक मास्टरपीस पर्सन बन गए। 1930 में उनके कार्य पर जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो सारी दुनिया चौंक गई, और वो जब स्टॉकहोम गए, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में गए उस पुरस्कार को लेने के लिए, तो वहाँ के राजा उनसे बहुत प्रभावित हुए कि इतनी कम उम्र में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। और राजा ने जब उनकी खूबियाँ सुनी कि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही यही बनाया हुआ था, और प्रकाश के विवर्तन पर उन्होंने जिस तरह से अध्ययन किया, राजा को इसमें आश्चर्य हुआ कि एक स्लेव कंट्री में एक ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का स्वतंत्र चिंतन विज्ञान में कैसे रख सका। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो तिथि है 1930, ये 1947 के पहले की बात है, जब ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश में जो है के द्वारा रूल्ड था, तब की बात, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। राजा साहब ने सीवी रमन से अनुरोध किया कि हमारे महल के पीछे, हमारे महल में जो बड़ा सा पीछे की तरफ एक बड़ा सा गार्डन है, उसमें आप अपनी इस आश्चर्यजनक शोध की प्रस्तुति हमारी जनता के बीच में करिए। वहाँ खचाखच भरा हुआ था, लोग चारों तरफ से इकट्ठा थे। राजा साहब स्वयं भी वहाँ उसी उत्सुकता में बैठे हुए थे, और सीवी रमन ने एल्कोहल का जो है रमन ग्राफ बनाया, उसका रमन स्पेक्ट्रम बनाया, और उसके बाद उसके कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम हाथों हाथ निकाल दिया। खूब तालियां बजीं, और विशेष रूप से इसलिए कि रमन की बहुत कम उम्र थी, और साथ ही साथ वो एक ऐसे देश से थे जिसे गुलामी की अपनी दास्ता की पीड़ा सहन करना पड़ रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भारत में हम विज्ञान के प्रति जागरूक होते हुए, विज्ञान की हमारी एक परंपरा होते हुए भी हमारा भय विज्ञान से ही रहता है, और विद्यार्थी विज्ञान से दूर भागते हैं। उनको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है, जबकि ये किसी भी चिंतनशील व्यक्ति के लिए बड़ा सरल है। और डॉक्टर साहब अपने आप में उसका एक परिचायक भी हैं, और जितने आनंद के साथ कथा के शैली में किसी विज्ञान के तथ्य को आप रख रहे हैं, ये अपने आप में रुचि पैदा करता है, और ऐसी रुचि पूरे देश के सभी विद्यार्थियों में जागृत हो। इसके लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से पूर्व हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने अपने चिंतन को कितना सरल, कितना तरल और कितना सबके लिए सुलभ बना दिया। अब राजा साहब उस पर उनसे बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने सीवी रमन के सम्मान में रात्रि भोज रखा। और सीवी रमन जब रात को उनके यहाँ भोजन करने गए, तो उन्होंने जैसा बताया था कि वो शुद्ध शाकाहारी हैं, ब्राह्मण होने के कारण वो एक ऐसे परिवार से भी थे। तो उनके सामने जब शराब परोसी गई तो वो उठकर खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ, यहाँ तो शराब रखी है। तो राजा साहब ने मुस्कराते हुए कहा कि सवेरे हमने शराब के ऊपर रमन का प्रभाव देखा था, मगर अब हम रमन के ऊपर शराब का प्रभाव देखना चाहते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण। आज के समय में बहुत से लोग इस तरह के नशे के शिकार हैं, लेकिन चिंतन का एक दृष्टि है कि विषय के प्रति अपनी बात को रखना भी, और साथ में अपनी जो हमारी व्यक्तित्व है उसके साथ में लोगों को जोड़ना भी। उनके सामने से वो शराब हटा दी गई, तब वो उन्होंने भोजन किया। भारत आने के बाद वो पूरे ताकत से इस बात पर लग गए कि भारत में एक अनुसंधान का ऐसा केंद्र अवश्य होना चाहिए जहाँ पर एडवांस रिसर्चेस हो सकें, जहाँ पर वैज्ञानिकों को या विज्ञान के अन्वेषणकर्ताओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ से कि वो मौलिक कार्य कर सकें। इसके लिए उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया, जो बेंगलोर में है।
परंतु रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना इतनी आसानी से नहीं हुई। मुझे हमारे पुराने वैज्ञानिकों ने, पूर्वजों ने बताया कि सीवी रमन को जब कोई कहता था कि आप हमारे यहाँ आइए, जैसे कि कानपुर के मेडिकल कॉलेज GSVM, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में उनको छात्रों को डिग्री देने के लिए कन्वोकेशन में एड्रेस करने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने शर्त रखी कि मैं 1 लाख रुपए लूँगा तब आऊँगा। वो कहीं भी जाते थे तो 1 लाख रुपए लेते थे। फिर उनसे कानपुर के जुग्गी लाल कमलापति यानी JK वालों ने कहा कि हमारे परिवार के साथ आपका भोजन हो और एक परिवार के साथ चित्र हो, तो उसके भी उन्होंने 1 लाख रुपए लिए। मगर ये रुपए क्यों लेते थे? क्योंकि उनको अपने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करनी थी। बाद में जब JK को ये पता लगा कि वो इस कार्य के लिए रुपए लेते हैं, तो उन्होंने उनको और भी ज़्यादा धन दिया और कहा कि नहीं, ये तो आप बड़ा पवित्र कार्य कर रहे हैं, भारत में एक ऐसा एक क्षेत्र आप उत्पन्न करना चाहते हैं जहाँ पर अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान करने के लिए बहुत आसानी से एक प्लेटफॉर्म मिल सके। सीवी रमन बहुत कम बोलते थे और शायद हम आपको बता दें कि दुनिया में जितने नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनमें नॉन PhD नोबेल पुरस्कार विजेता अकेले सीवी रमन थे। उनके अधीन बहुत लोगों ने PhD किया, मगर वो स्वयं PhD नहीं थे। ये बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि जो शोध की एक स्थिति मानी जाती है कि उसके लिए शोधार्थी होना यानी कि PhD का विद्यार्थी होना और शोध प्राप्त करने के बाद ही प्रोफेसर बन सकते हैं या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हैं या आप दूसरों को शोध करा सकते हैं। लेकिन ये प्रतिभा की एक श्रेष्ठता है जिसको उन्होंने प्राप्त किया। और तो और उनके जीवन का एक और पहलू था जी, वो दक्षिण भारतीय संगीत के मर्मज्ञ थे और वो मृदंगम बजाते थे। और ये मृदंगम भी बजाना उनकी एक विशिष्टता थी, बड़े ही विशिष्ट तरीके से उसको बजाते थे। लेकिन वो पूरी तरह से एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे और अपने संस्कारों से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया, जिसको कि बाद में कुछ ब्रिटिश लोगों ने इसकी तारीफ किया और कहा कि मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए कि जो उसको जन्मजात संस्कार मिले हैं उसे उसको कहीं भी छोड़ना नहीं चाहिए। खैर, ये बात तो होती ही रही कि जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने स्पेशल ADC को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजा और कहा जाकर के रमन को ये बता दो कि उन्हें हमने भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है। वो ICS थे, रिटायरमेंट के करीब थे और वो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में घुसते ही चले गए। उस समय रमन साहब ये रिसर्च कर रहे थे कि येलो कलर इज़ इनसेंसिटिव टू आई, और एकदम से किसी को कमरे में आते देख करके वो जीवन में पहली ही बार कुछ क्रोधित हुए। और जब ये उन्होंने बताया कि आई एम स्पेशल ADC टू द प्राइम मिनिस्टर, तो रमन ने डांट के कहा यू गो आउट एंड वेट फॉर मी। फिर वो भूल गए। करीब 6 घंटे के अपने अनुसंधान पूर्ण करने के उपरांत जब बाहर आए तो उन्होंने कहा यू टेल मी। जब ADC ने बताया कि ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, नो ऑर्नामेंटल लैंग्वेज प्लीज, टेल मी इन नटशेल व्हाट नेहरू हैज़ कन्वेड फॉर मी। तो उन्होंने कहा साहब आपको भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। हंसते हुए सीवी रमन ने कहा कि ये बताओ कि इससे मेरा सम्मान बढ़ेगा कि भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा। इस प्रकार की उपाधियां हमारे देश के नेताओं को ही सूट करती हैं। मैं तो एक बड़ा साधारण व्यक्ति हूँ। उन दिनों मैं जब कानकुब्ज कॉलेज में इंटरमीडिएट के प्रथम वर्ष में था जी, तब सीवी रमन बहुत बीमार थे और उनकी
मृत्यु भी 21 नवंबर 1970 को हुई। उनसे भारतीय पत्रकारों ने यह पूछा कि आप तो एक भारत के महानतम वैज्ञानिक तो हैं ही, आप तो विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। तो भारत ने विज्ञान और तकनीकी में जो प्रगति की है, क्या उसके ऊपर आप अपना कोई अभिमत देने का कष्ट करेंगे? तब तक वो हिंदी बोलने लगे थे, अतः उन्होंने हिंदी में ही अपना ये कथन कहा था, जो उस समय सभी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान और धार्मिक इत्यादि में छपा था। उसमें मैंने धार्मिक में जब ये हेडिंग पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था काल की प्रतिध्वनियाँ। काल की प्रतिध्वनियाँ, इसी शीर्षक के अंतर्गत लिखा था हिंदुस्तान कितने ताजमहल, और नीचे सर सीवी रमन का चित्र था। मेरा एक विज्ञान के प्रति शुरू से ही रुझान था, इसलिए मैं उसमें विशेष रूप से आकर्षित हुआ। तो वो जो जवाब उन्होंने दिया था, मैं आपको उसी रूप में बता रहा हूँ। जरूर। सीवी रमन जी ने कहा कि शाहजहां ने अपनी प्रिया मुमताज महल को दफनाने के लिए ताजमहल जैसा मकबरा बनवाया, और आज़ाद भारतवर्ष ने वैज्ञानिक उपकरणों को दफनाने के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बनवा दी। वैज्ञानिक उपकरणों को दफनाने के लिए प्रयोगशाला बना दी। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, खास करके हमारे यहाँ विज्ञान के शोध की जो परिस्थितियां हैं उनको चित्रित करती है। उनका ये कहना है कि हमारे देश में बड़ी बड़ी इमारतें बना ली जाती हैं, बड़े बड़े IITs बन गए, बड़े बड़े ये बन गए, देशी विदेशी पैसा उसमें लग गया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला या वहाँ से कौन सा ऐसा शोध कार्य निकला, ये जब हम देखते हैं तो हमारे हाथ केवल निराशा ही हाथ लगती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैज्ञानिक को वैज्ञानिक का कार्य नहीं, उसको वाउचर भरना, TA बिल भरना और सरकारी तरीके के सारे काम करना, तो वैज्ञानिक कम रह जाता है, बाबू ज़्यादा हो जाता है। वो जो कि आप समझ रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण चिंतन प्रधानमंत्री ने स्वयं इस पर चिंता जाहिर की है, और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने आह्वान भी किया है। शोध के लिए विशेष नीतियों की दिशा में भी संसद ने विचार किया है, और इस पर यह प्रयास प्रारंभ हुआ है कि भारत शोध कार्यों में दुनिया में अपनी स्थिति में सुधार करे, क्योंकि अभी नेतृत्व करने की स्थिति तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये संभव हो सकता है अगर हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से न केवल वैज्ञानिक समुदाय बल्कि विज्ञान में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शोधार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी की तरफ से भागीदारी हो, तो बहुत से सीवी रमन हमारे देश में अभी भी तैयार हो सकते हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी देश का नेतृत्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका अनुभव क्या है? क्योंकि आप जो विद्यार्थी थे। मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूँ। आप लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं, हमको सुविधाएं नहीं मिली इसलिए हम अनुसंधान नहीं कर सके। जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सर सीवी रमन के जिस अनुसंधान पर, जिस उनके एक्सपेरिमेंट पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला, उस उपकरण की टोटल कॉस्ट मात्र 200 रुपये थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर पूरा विश्व चकित था कि सिर्फ 200 रुपये के खर्च पर उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया था जिसके ऊपर स्वीडन के राजा तक मुग्ध हो गए थे। उनका ये कहना था कि हम अनुसंधान के मौलिकता को देखें। हमारे पास कोई भी चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा ताम झाम इकट्ठा करें। और यही नहीं, जब सीवी रमन से ये कहा गया कि आप विश्व के, अच्छा मैं ये भी बता दूं आपको कि वो विश्व के महानतम वैज्ञानिक क्यों गिने गए। नोबेल पुरस्कार प्रायः बहुत सीनियर लोगों को मिल पाता है जिन्होंने अपना जीवन त्याग किया होता है, और रिसर्च पेपर में अक्सर 2-2, 3-3 वैज्ञानिक मिलकर के वो रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, और यदि उस पेपर पे नोबेल पुरस्कार मिलता है तो वो धनराशि उन तीनों में बांट दी जाती है, तो वो शेयर्ड नोबेल प्राइज़ कहलाता है। इस पूरी शताब्दी में जो अनशेयर्ड नोबेल प्राइज़ थे, यानी जिनमें अकेले एक ही व्यक्ति को दिया गया, उनमें भारत के सीवी रमन थे, क्योंकि उनके साथ उस समय कोई विज्ञान में साथ देने वाला कोई नहीं था, लिहाजा उनका शोध पत्र उनके अकेले नाम से ही पब्लिश हुआ था, और वो सिंगल नोबेल प्राइज़ पाने वाले चंद लोगों में थे। अतः नोबेल पुरस्कार विजेताओं में भी
उनको एक शीर्ष स्थान मिला हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है और हमारे लिए गर्वानुभूति के लिए आधार है। जी डॉक्टर साहब। ये 28 फरवरी का वह दिन जब भारत ने एक इतना बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने रखा, वो दिन आज भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। लेकिन जब सीवी रमन से पत्रकारों ने ये पूछा कि आप तो विश्व के महानतम वैज्ञानिक हैं, भारत के तो छोड़िए ही, आप तो पूरे विश्व के अनशेयर्ड नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों में हैं, और आप भारतीय विज्ञान कांग्रेस के किसी अधिवेशन में नहीं जाते, कहीं नहीं जाते थे वो। उन्होंने कहा, क्या आप भारत के अलावा किसी देश की मिसाल दे सकते हैं जहां विज्ञान कांग्रेस का चेयरपर्सन वहाँ का राष्ट्रीय नेता होता हो, और जहाँ वैज्ञानिकों को नहीं बल्कि उसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता हो? तो ऐसे स्थान पर मिले जाने की क्या ज़रूरत। देखिए, सीवी रमन में एक विशेषता थी कि वो बहुत घुमा फिरा के या बहुत पॉलिश्ड वे में बात नहीं करते थे, टू द पॉइंट बात करते थे। वो एक उनको कहा गया है कि बड़े अक्खड़ मिजाज के वैज्ञानिक थे, क्योंकि वो जिसके लिए बोलते थे उसका नाम तक ले लेते थे। उसको वो बहुत छिपाने का प्रयास इशारों में बात नहीं करते थे। नहीं। आज आप लोग कभी भी जाइए तो आपको बेंगलोर में उनके द्वारा स्थापित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आज भी चमकता हुआ मिलेगा, और इस समय वो भारत के क्या बल्कि विश्व के शीर्षस्थ अनुसंधान केंद्रों में से एक माना गया है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, और आपने इसको बहुत कथा शैली में आपने सुनाया। निश्चित रूप से आप सबको बहुत आत्मसात करने में सरलता मिली होगी। और एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद कुछ और जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर क्या कुछ हमारे देश में हो रहा है, क्या कुछ होना चाहिए और हम सबकी अवधारणा क्या हो, इस पर भी डॉक्टर नीरज चौबे जी से हम बात करेंगे, ताकि हमारी जो शंकाएँ हैं वो भी निर्मूल हो सकें। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और कार्यक्रम है विमर्श। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। तो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज चौबे जी, जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, खगोल विज्ञान के आप वैज्ञानिक हैं, और बहुत मूलभूत चिंतन से आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी प्रेरणा स्रोत देश के ख्यातिलब्ध वो वैज्ञानिक सीवी रमन हैं, जो को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और उनकी स्मृति में उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने के दिवस से जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर नीरज, हमें बताएं कि अभी हमारे देश के सामने वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? देखिए, सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि क्या कारण है कि जो वैज्ञानिक भारतीयों के द्वारा कभी स्वीकारे नहीं गए, उन्हें अपने जीवन यापन तक का भी यहाँ कोई साधन नहीं मिला, वो विदेशों में जाने के बाद सर्वोच्च पुरस्कार कैसे पा गए और क्यों पा गए? जैसे हरगोविंद खुराना, जैसे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी भारत में ही पढ़े थे, परंतु यहाँ वो क्या परिस्थितियाँ आईं जिसके कारण उनको भारत को छोड़ करके और अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ी, और वहाँ जाने के बाद वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार से वो सम्मानित हुए। आज विश्व ये मानता है कि ब्लैक होल फिजिक्स में अगर कोई भी अनुसंधान किया जाए तो वो बिना चंद्रशेखर लिमिट के नहीं किया जा सकता है, और ये चंद्रशेखर लिमिट जिनके द्वारा दी गई थी वो एक भारतीय थे, परंतु उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। अमेरिका ने उनको इतना बड़ा सम्मान दिया कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की जो सबसे महत्वपूर्ण लेबोरेटरी है उसका नाम चंद्रा अंतरिक्ष केंद्र रखा गया है। ऐसा क्यों हुआ कि भारत में उनको वो स्थान नहीं मिला, और विदेश जाने के बाद उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया?
आज हमको ये सोचना होगा कि क्या कारण है कि भारत में वैज्ञानिक की स्थिति, जो मौलिक कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं उनको कोई स्थान नहीं मिलता है, जिसका नवीनतम उदाहरण बिहार से डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह थे, जिनके लिए कि नासा ने इतनी प्रशंसा किया, जिनके लिए कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने कितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिए। वो आईआईटी कानपुर में भी रहे, परंतु अंततोगत्वा जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी डेड बॉडी के लिए पटना के मेडिकल कॉलेज ने पटना के हॉस्पिटल ने ये तक कहा, कह रहे भाई घर तो इनका पास में, तुम लोग ऐसे ही उठा ले जाओ। जब ये बाद में मालूम हुआ कि वो कितने महान व्यक्ति हैं, तब सरकार ने आदेश दिया कि उनको पूर्ण शासकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाए। क्या कारण है कि हमारे देश में मात्र 32 वर्ष की आयु तक जीवित रहे श्रीनिवास रामानुजन ने विश्व को जो कुछ दिया उस पर विश्व स्तब्ध है, और हम आज भी उनके प्रति पूरी तरह से हम न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं। क्या कारण है कि सर जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का जब आविष्कार किया और उनके सिद्धांतों को मार्कोनी ने उनकी डायरी गायब की, उस पर एक ब्रिटिश नागरिक ने उस डायरी का पता लगाया और ब्रिटेन में हाई कोर्ट में उन्होंने इस बात पर मुकदमा किया कि ये नोबेल पुरस्कार मार्कोनी को गलत दिया गया, इसे जगदीश चंद्र बोस को मिलना चाहिए। ये विदेशों में ऐसा होता है, हमारा भारत जो है इसके प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। हम संवेदनशील किस चीज़ के लिए हैं? सिनेमा के हीरो के लिए। हम संवेदनशील हैं क्रिकेट के लिए। हम संवेदनशील हैं सिनेमा के जो गाने बच्चों को सिखाए जाते हैं, उनको लाखों रुपए देते हैं। लेकिन भुखमरी की हालत में जी रहे एक मौलिक अनुसंधानकर्ता के लिए हमारे पास कोई धनराशि नहीं है, और जितने अनुसंधान होते भी हैं वो खाली कागज़ की पूर्ति करने के लिए ही होते हैं। ऐसा कोई मौलिक अनुसंधान नहीं दिखाई देता है कि जिससे ये पता लगे कि उसकी कोई सार्थकता विश्व में कभी सिद्ध हुई हो। ऐसी ही परिस्थिति में हमारे देश में एक महान वैज्ञानिक, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के वैज्ञानिक हुए थे, प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ने जब अनुसंधान किया और उन्होंने बोस स्टैटिस्टिक्स निकाला, तो उनको ये नहीं सूझ रहा था कि आखिरकार इसको हम दुनिया के प्रकाश में कैसे लाएं। तो उन्होंने प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टाइन को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये मेरा चिंतन है, मैं चाहता हूँ कि आप ही हमको आशीर्वाद दीजिए और ये आगे बढ़े। आइंस्टाइन खुद भी स्तब्ध रह गए और उनके रिसर्च पेपर्स को आइंस्टीन ने खुद पब्लिश किया, जिसकी वजह से वो बोस स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। परंतु आपको ये हम बता दें कि सत्येंद्र नाथ बोस को भारत में नौकरी नहीं मिली और वो भुखमरी की हालत में थे, और उनसे कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये कहा गया कि अगर आप आइंस्टीन से 2 लाइन लिखवा लाइए तो शायद हम आपके लिए नौकरी के लिए सोचें। जब वो फ्रांस गए और उन्होंने आइंस्टीन से कहा कि आप कृपा करके मुझे एक अपना टेस्टिमोनियल दे दीजिए तो शायद हमको नौकरी मिल जाए, तो आइंस्टीन ने जब टेस्टिमोनियल दिया तो उसमें ये लिखा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो व्यक्ति जिसको मैं स्वयं संसार का एक महान व्यक्ति मान करके उनके इस महान अनुसंधान की मैं भी वंदना करता हूँ, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय को नहीं दिखा। और क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी किसी ने ऐसा कोई मौलिक कार्य किया है जैसा इन्होंने किया है? मुझे दुख है कि उनको नौकरी पाने के लिए मेरे टेस्टिमोनियल की आवश्यकता है। इस पर सर आशुतोष मुखर्जी की निगाह चली गई और उन्होंने जब आइंस्टीन के टेस्टिमोनियल को पढ़ा तो वो एकदम गुस्से में लाल हो गए और उन्होंने कहा कि किसने कहा था इस आइंस्टीन से टेस्टिमोनियल लाने के लिए। लेकिन जो भी हो, परिस्थितियाँ आज हमारे यहाँ ये है कि हम नौकरशाही,
हम लाल फीताशाही और इस प्रकार की चीज़ों में विज्ञान को, कला को या ज्ञान के सभी क्षेत्रों को ऐसे ही उलझा देते हैं, जिसकी वजह से सीवी रमन के अनुसार हम खाली ताजमहल की तरह केवल एक बड़ा सा एक बिल्डिंग बना के खड़ा कर देते हैं, जो कि सिर्फ एक मकबरा है, जिसमें से कोई सॉलिड चीज़ उसमें से निकलने वाली नहीं है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर नीरज चौबे। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है, व्यवस्था भी जिम्मेदार है। हमारे समाज में विज्ञान को आज भी वह मान्यता नहीं मिली हुई है जो उसको मिलना चाहिए। मैं जब विदेश में था, इटली में मेरी लेक्चर सीरीज़ वहाँ हुई, अन्य देशों में गया तो वहाँ पर वैज्ञानिक को अन्य से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बैच पर डॉक्टर लिखा देखा तो मैं उनकी भाषा नहीं जानता था, मगर वहाँ की पुलिस ने मुझे गिन के 8 आदमियों के आगे खड़ा कर दिया। मैंने ये सोचा कि अगर मैं गलत हूँ तो पीछे, अगर मैं आगे खड़ा हो गया हूँ तो मुझे पीछे किया जा सकता है, पीछे से मुझको आगे क्यों किया गया? तो उन्होंने इशारे से बताया, बिकॉज यू आर PhD। विज्ञान के PhD को वहाँ इतना महत्व दिया जाता है, परंतु हमारे देश में केवल खाना पूरी होती है और हम उसमें कोई मौलिक कार्य नहीं करते हैं, और अगर मौलिक कार्य कोई करता भी है तो उससे हम उपेक्षित कर देते हैं, या हम कहेंगे कि उसको समाज से कोई मान्यता नहीं प्राप्त होती है। ये इस प्रकार की सोच ये हम लोगों में, हमारे समाज का भी एक दुर्गुण है। केवल हमको सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, और मिलकर हमें इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर परिवर्तन की यात्रा प्रारंभ करनी है, ताकि जो प्रयास हैं वो असरकारी हों, परिणामकारी हों, लक्ष्यों की दिशा में ले जाने वाले हों, और अब हम एक नए युग की दिशा में प्रवेश कर सकें। डॉक्टर नीरज चौबे, आपका बहुत बहुत साधुवाद, आभार कि आपने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर इतना महत्वपूर्ण चिंतन हमारे सामने रखा, और हमारे जो वैज्ञानिक समुदाय हैं, जो हमारे व्यवस्था के लोग हैं, जो हमारे नीति नियंता हैं, उन सब के समक्ष ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका समाधान उन्हें करना है। तो आशा है कि ये विमर्श का अंक आपको समझ में भी आया होगा और आप इससे जुड़ भी गए होंगे, और आप इस पर निश्चित रूप से अभी इसी वक्त प्रयास प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका आभार। रेडियो जयघोष सुनने के लिए दीजिए अनुमति। नमस्ते। जय